Now I move forward to the next rule, rule number 15. Now अभी तक जो हमने पढ़ा subject verb agreement, this is deeply related to with that. Just pay attention. When the subject of the verb means जो verb लगा है उसके लिए हमें subject चाहिए. आप लोग को हमेशा पता है subject plus verb plus object होता है. जैसे he is working. अब ये is verb है, ये subject है. See, verb किसके लिए लगा है? Subject के लिए. Subject क्या है? Singular. Singular subject के साथ हमेशा singular verb ही लगता है. Now check it out. जब भी subject of the verb is relative pronoun. अब what are relative pronouns? Relative pronouns are those pronouns which reflects या which shows the relation between the subject and the verb. For example, the words like who, that, which, ये words हमको relation बताते हैं subject का verb से. अब जो भी verb लगा है वो subject के लिए लगा होना चाहिए, ये तो हमको पता है. ओके, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में relative pronoun लगा है तो वो correctly relate करना चाहिए subject को और verb को. और वो कैसे होगा? Check it out. अब relative pronoun should be taken to see that the verb agrees in the number and person with the antecedent of the relative. With the antecedent of the relative. That means जिसके लिए वो relative pronoun लगा है वो correctly use है या नहीं. Check it out. I, who is your friend, will guard your interest. मैं जो तुम्हारी friend हूं. अब ये who किसके लिए लगा है? Who किसके लिए लगा है? Who लगा है I के लिए. I have told you who, that और which, ये तीनों relative pronoun होते हैं. Who लगता है for persons, that for persons and things both, and which for things. अब यहां पर who किसके लिए लगा है? For this person. Clear? यहां तक समझ में आया? मैं जो कि तुम्हारी friend हूं. I, who is your friend, will guard your interest means मैं तुम्हारी interest का ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हारी पसंद का ध्यान रखूंगी. अब what is the error in this? The error is क्यों is? I have told you subject और verb agree करना चाहिए. For example, he is. अब ये subject और verb agree कर रहे हैं singular subject के साथ singular verb. अब अगर यहां पर मैं who हटा दूं, तो I is your friend. क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा I is your friend हो सकता है? No. I के साथ कभी भी is नहीं लगता है. I के साथ see, अगर हम इस सेंटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, I is your friend में यहां who लगा है. अब ये who किसके लिए लगा है? ये who लगा है I के लिए. अगर मैं इस who को हटा दे रही हूं, सपोज ये who है ही नहीं, यहां पर सिर्फ I है, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो. क्यों? क्योंकि I के बाद हमेशा am लगता है, is नहीं लगता. I के साथ हमेशा am लगता है, is नहीं लगता. यहां is किस लिए लगा है? who के लिए नहीं लगा. who के लिए नहीं लगा, who I के लिए लगा है. तो हमें वर्ब किसके लिए लगाना है? सब्जेक्ट के लिए. और जैसा सब्जेक्ट होगा उसी से एग्री करता हुआ वर्ब चाहिए.
Okay, now I hope you have understood this. Now we will move forward to the next rule. So dear students, as we have completed the 15th rule, now some of the examples related to the 15th rule, that is, if the relative pronoun is used for the subject, then the verb must agree with the subject. For example, जैसे मैंने आपको बताया subject और verb, this verb is for subject, तो इनके बीच में अगर relative pronoun लगा है तो relative pronoun फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को रिलेट करता हुआ होना चाहिए और ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए. सो लेट्स चेक आउट द एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट. नाउ सी, दिस इज आई, इट इज आई. नाउ आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? आई. नाउ हु किसके लिए लगा है? ये सब्जेक्ट के लिए. नाउ सी, इट इज आई. आई क्या है यहाँ पर? आई है सब्जेक्ट. नाउ सी, इज एम योर टीचर. नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है. अगर हम इस हु को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, फिर देखिए आप कि इज क्या आई के साथ जाएगा? नो, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है. तो चेक इट आउट, द वर्ब यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई. इज नहीं. तो अगर सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टिल यू हैव टू एग्री द वर्ब विद द सब्जेक्ट. बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब से होना चाहिए. बोर तो नहीं हो रहे? एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द इंग्लिश क्लास. नाउ अगेन बक अप एंड गेट रेडी. सी द नेक्स्ट एग्जांपल. शी इज वन ऑफ. मैंने यहाँ पे दो रूल डाल दिए. वन ऑफ माई स्टूडेंट. हमने अभी एक रूल किया है, वन ऑफ के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल लगता है. चेक आउट बेटा, सेंटेंस ऐसे ही आएंगे. आपको हर एक वर्ड चेक करना है, पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना है कि कहाँ गलती छुपी है, कहाँ कुछ गलत छुपा है. ना सी, शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, दैट इज स्टूडेंट्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही आता है. अगेन, अब यहां तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल सब्जेक्ट. एक और चीज सी बेटा, हर एक रूल याद रखना है, उसका एप्लीकेशन याद रखना है. हमने रिसेंटली ये सेंटेंस किया था, वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट. अब वन ऑफ द बॉयज में मैंने आपको बताया था वन ऑफ द के बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि ये वर्ब इसके लिए लगा है. क्लियर? इसी सेंटेंस को बेस बना के जस्ट डू द सेंटेंस देयर. कैसे? She is one of my students, one of the boys. तो यहाँ students. Okay, अब मैंने यहाँ is लगाया था, मैंने यहाँ is लगाया था, क्योंकि बात किसकी हो रही है? One of the boys. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? She is one of my students. वो मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है. अब उसके आगे obey की obeys, obey की ओबेज. बात किसकी हो रही है? बात हो रही है एक लड़की की. एक लड़की है तो बॉय प्लेज, बॉय प्लेज. तो दिस इज द राइट आंसर. आई हैव नोइंगली रिटन दैट इन द रेड कलर ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो. ओके, तो शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हु ओबेज, क्योंकि यहां पर वन ऑफ माई है. Okay, now sorry, this is obey. This is obey. She is one of my students who obey her teacher, जो अपनी टीचर को obey करती है. Now the next rule. This is only one of his books. उनकी किताबों में से ये एक ही किताब है, that. That लगता है नॉन लिविंग थिंग के लिए. अब एक की बात हो रही है तो has. That means singular subject के साथ singular verb. Now we will move forward to the next rule. Now see, हमने many का रूल किया, a number of रूल किया.
a large number of rule किया. Now we are doing rule of more than one. Now see, more than one के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन चाहिए. या more than one, कंफ्यूज नहीं होना. सी, more than one book, more than के बाद सिंगुलर. लेकिन अगर यहां मोर होता सिर्फ, इसके बाद प्लूरल चाहिए. ये याद रखना. अगेन आई एम रिपीटिंग, मोर देन वन एक साथ है. याद कैसे रखेंगे? वन एंड में आ रहा है तो वन मीन सिंगुलर. अगर सिर्फ मोर है, मोर के बाद प्लूरल, उसके बाद देन वन आता है. दोनों में डिफरेंस है. याद ऐसे रखना है, मोर मीन्स प्लूरल बट मोर देन वन मीन्स सिंगुलर. मोर देन वन मीन्स सिंगुलर. उसको ऐसे ही मत समझ लेना, मोर देन वन को एक से ज्यादा नहीं. ओके, नाउ सी, मोर देन वन, जैसे मैंने आपको बताया, मोर देन वन के बाद सिंगुलर, मोर देन वन के बाद सिंगुलर. नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा हमेशा और हमेशा. नाउ सी, मोर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. नाउ सी, मोर के बाद प्लूरल चाहिए तो मोर के बाद प्लूरल, इसके बाद देन वन ऑफ आया है. दोनों में डिफरेंस है. यहां पर मोर देन वन है, यहां पर मोर देन वन है, मोर देन वन के बाद सिंगुलर, क्योंकि यहां वन मीन्स सिंगुलर. सिंगुलर होने के कारण यहां सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब. वन मोर, मोर के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल ही लगेगा. प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब विद देम. ओके, ये तो हुआ मोर देन वन और मोर प्लस प्लूरल प्लस देन. अगर सिर्फ मोर है, इसका तो आपको पता है, मोर मीन्स बहुत ज्यादा, तो मोर के बाद प्लूरल, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब. क्लियर? अगेन आई एम रिकॉलिंग इट. नो नीड टू बी अफ्रेड, नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. बेटा ये रूल्स हमेशा एग्जाम में आते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज व्हाई आई एम रिकॉलिंग इट अगेन. मोर देन वन का मतलब है सिंगुलर. इसको ऐसे ही याद रखना. दैट मीन्स एक से ज्यादा नहीं, इसी को याद रखना. इसको ट्रिक बना के याद रख लो. मोर देन वन को याद कैसे रखोगे? एक से ज्यादा नहीं मतलब एक. तो मोर देन वन के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा. यहां तक अगर आप पहुंच गए तो आपको पता है, एज यू ऑल माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब. तो मोर देन वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि प्रोसीड होगा सिंगुलर वर्ब से. अब अगर ये मोर देन वन डिवाइडेड है, मोर देन वन, ये पूरा एक साथ था. जब एक साथ है मोर देन वन मतलब एक. जब मोर और देन के बीच में सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होना चाहिए. ये याद रखना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यू मस्ट मेमोराइज दिस थिंग. तो मोर प्लस प्लूरल प्लस देन वन, और अगर यहां प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे भी प्लूरल वर्ब ही लगेगा. दिस यू मस्ट रिमेंबर. So I hope this rule is clear to you. Now we will move forward to the next rule. Now see, there are some indefinite pronouns. First of all, what do you mean by indefinite pronouns? Indefinite pronouns. Indefinite pronouns means जब आपको nouns का नंबर नहीं पता हो. कितने लोग हैं आपको नहीं पता. Indefinite. That means you don't know the exact number. आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता. हो सकता है एक है, हो सकता है चार है, हो सकता है पांच है. अब आपको ये पता है प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउन्स. तो नाउन्स कितने हैं आपको नहीं पता. तो जब यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स, यू ऑलवेज टेक इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऑन द प्लेस ऑफ nouns. Let's check out what are the examples of indefinite pronouns. Several.
few, both, many, others. Now यहाँ both से तो समझ में आ रहा है 2, many से समझ में आ रहा है कितने लोग हैं, 1 है कि 5 है कि 10 है, several से समझ में आ रहा है, few से समझ में आ रहा है, नहीं. That means when you do not know the exact number, then they are known as indefinite pronouns. अब उनके साथ क्या करना है, अब आपको जब नंबर नहीं पता, तो आपको उनको ये सोचना ही पड़ेगा. सेवरल मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब थोड़े से, मेनी मतलब बहुत सारे. दैट मीन्स एक नहीं है, एक से तो ज्यादा है, 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं. दैट मीन्स एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा है. वेल अंडरस्टूड. प्लूरल सब्जेक्ट, एंड एज माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नो, plural subject will take plural verb. Let's check it out. Several members. Several members. Several मतलब बहुत सारे. अब जब भी ये several यूज होगा, उसके बाद हमेशा plural subject ही यूज होता है, क्योंकि several मतलब बहुत सारे. तो बहुत सारे क्या लोग, तो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन आएगा. अब जब सेवरल लगा है, सेवरल के आगे नाउन चाहिए सब्जेक्ट की जगह पर, तो प्लूरल चाहिए. सेवरल मेंबर्स, अब आपको समझ में आ गया ये प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए. तो सेवरल मेंबर्स आर नॉट गिविंग देयर ओपिनियन. नाउ सी, ये देयर किसके लिए लगा है, ये देयर सेवरल के लिए लगा है. सेवरल मेंबर्स जो कि प्लूरल है. Plural pronouns are used for plural nouns. Now next, few things, थोड़ी सी चीजें. Few things, थोड़ी सी चीजें. Now see, जैसा कि रूल है few, some, चलो some को छोड़ते हैं अभी. Few, several, many, इनके बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही आता है. And plural subject will always take plural with them. Now few things, आ गया plural subject, उसके बाद plural verb. Now this is the logic. Now both the boys, दोनों लड़के, मतलब एक से ज्यादा. both के बाद plural चाहिए, plural subject के साथ plural verb चाहिए, and we are done with it. Now many birds have migrated. many के बाद भी plural subject चाहिए. this is plural verb. Easy thing. तो I hope you all are enjoying doing the rules of English. ये rules कभी इतने easy लग रहे थे आपको बुक में पढ़ने के? I know you were getting bored and confused while reading these rules in the books. But now, as I always say, no need to fear when Neetu ma'am is here. Now let's move forward to the next rule. When any of the indefinite pronouns, see, each, no one, another, anybody, nobody, everybody, इनमें से, अब ये भी indefinite pronouns हैं. हमने अभी तक किया indefinite pronouns several, many, others, few, both. ये यूज होते हैं नंबर नहीं पता होने पर, जब हमें ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, बट हमें ये पता है एक से ज्यादा है, इसलिए वो प्लूरल के लिए यूज होते हैं. ये किसके लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं, हमें ये पता है सिंगुलर है. अब कौन है ये नहीं पता. एनीबडी, कोई भी एक. समबडी, कोई भी एक. नोबडी, कोई एक भी नहीं. नो वन, कोई एक भी नहीं. एवरीवन, हर एक. समवन, कोई एक. तो जब एक सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज करना हो, तो वो ये होता है. Why they are known as indefinite pronouns? Because we do not know the exact identity. हम किसी का नाम नहीं ले रहे. Just someone come here. कोई भी एक आ जाओ. No one will go out. कोई एक भी बाहर नहीं जाएगा. तो that means when you are not giving the clear information, but ये पता है कि single subject है, singular है, एक ही है, तब आपको ये समझ में आ रहा है, ये याद रखना है, ये वर्ड्स जब भी यूज हो रहे हैं ना, एवरीबडी से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा. हम जब कह रहे हैं नोबडी मतलब कोई एक भी नहीं, समबडी मतलब कोई एक, समबडी मतलब कोई एक, तो एवरीबडी मतलब हर एक.
क्या आया एंड में? एक, मतलब बात एक की हो रही है। तो एवरीबडी हो चाहे समबडी हो, चाहे नोबडी हो, चाहे समवन हो, चाहे नो वन हो, सबका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड एज माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नो, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। लेट्स चेक इट आउट। नाउ सी, somebody has, somebody किसी ने, मतलब एक है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। has is used for singular subject. somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, बात एक की हो रही है। somebody means singular, singular subject always take singular verb, that is why singular verb is used here. Now one more, nobody is thief here, यहाँ कोई भी चोर नहीं है। Again, nobody means कोई एक भी, एक के लिए singular verb. Again, everybody is innocent, सब मासूम हैं, सब निर्दोष हैं, मासूम हैं। Now is एक के लिए यूज होता है। Now everybody means हर एक। हम सब हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन everybody का रियल मीनिंग है हर एक। हर एक मतलब सिंगल करके, और वहां पर सिंगुलर वर्ब। Now next, nothing is available. Nothing means कुछ भी नहीं, that means सिंगल, तो इसलिए उसको भी सिंगल वर्ब या सिंगुलर वर्ब से ही ट्रीट किया जाएगा। Nothing is also treated as a singular subject. And you all know singular subject take singular verb with them. Now I'll move forward to the next rule. Expression of time, money, distance. Now time, money, weight and distance. जो भी phrases, जो भी expression time को बता रहे हैं, money से related हैं, distance से related हैं, weight से related हैं, इनको हम हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। उनकी डिफॉल्ट स्पेलिंग को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे? लेट्स चेक इट आउट। 2 years, दिस इज द फ्रेज एक्सप्रेसिंग टाइम, 2 सालों का समय। अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years, टाइम पीरियड ऑफ 2 years। तो इस लगेगा, क्यों इस लगेगा? जब मैं बोल रही हूं टाइम पीरियड ऑफ 2 साल का समय, तो जो वर्ड्स टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो फ्रेज टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं। Just boys, pay attention on these phrases. These phrases always comes in the sentence improvement segment. Okay, now 6 miles. Again a distance expressing phrase. Distance expressing phrase हो, time expressing phrase हो, weight expressing phrase हो, then money expressing phrase हो, उन सबको singular subject माना जाता है। 6 miles is not a big distance for me to walk. Okay, now $1 million. $1 million कलेक्टिवली एक अमाउंट है, एक साथ बता रहे हैं, तो एक अमाउंट सिंगल क्वांटिटी बता रहे हैं उसको। तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगता है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट रूल। नाउ ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बेटा, अभी तक हमने जो किया, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, उसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब थोड़ा सा उस रूल का डिफरेंट पैटर्न। नाउ यहां कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ट्रिक लगानी है और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है इस रूल के लिए। देखिए, अगर सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रहा है, नाउ सी अ, ओके, और उसके बाद लगा है नंबर, उसके बाद लगा है अ नंबर ऑफ, एक और चीज द नंबर ऑफ। इन दोनों का डिफरेंस समझिए। जस्ट फॉरगेट दिस एंड पे अटेंशन ऑन दिस। आ नंबर हमने अभी किया है, आ नंबर हमने किया कि इट विल टेक
plural subject. It will take plural subject. A number of. A number of के बाद plural subject लगेगा. A large number of के बाद भी plural subject लगेगा. Large numbers of के बाद भी plural subject लगेगा. Accepted. Now अगर the number है, the number of के बाद भी प्लूरल ही लगेगा. ये यहां तक तो दोनों चीजें सेम हो गई. ध्यान देने वाली बात अब है, यू ऑल नो द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल, द मीन्स अ फिक्स थिंग. तो अ नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल लग रहा है, द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल लग रहा है, तो फर्क क्या है? अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, बट द नंबर ऑफ के साथ यहां पर लगेगा सिंगुलर वर्ब. कैसे सिंगुलर वर्ब? क्योंकि द नंबर अगर जहां आ गया सेंटेंस में, मतलब वो नंबर फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, और वो चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया. एंड सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. बट जहां अ नंबर की बात हो रही है, दैट मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट मीन्स वो नंबर चेंज होता रहेगा, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. इसको चेक कैसे करेंगे? चेक आउट द एग्जाम्पल. नाउ सी, जब अ से आ यूज हो रहा है, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, बट जब यहां दा लग गया तो सिंगुलर वर्ब लगेगा. और कैसे लगेगा? सी, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट्स विल टेक प्लूरल वर्ब, ये वर्ब भी प्लूरल हुआ. ये रूल हम पहले भी कर चुके हैं. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्लियर है. नाउ बात आती है द की. जब द यूज हो रहा है, द के बाद भी, द नंबर के बाद भी प्लूरल सब्जेक्ट, बट जहां द नंबर लग गया उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा. ये याद रखना. डिफरेंस कैसे करेंगे? मैं फिर से ट्रिक बता रही हूं. अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ओके. बट द नंबर मीन्स फिक्स्ड, द डेफिनेट सिंगुलर. बट सेंटेंस में गलती कहां करेंगे? सेंटेंस में आपको अगर यहां व्हीकल्स की जगह व्हीकल दे दिया तो एरर होगा. सी, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग. अब आपको द नंबर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, ये याद रखना. व्हाट द एग्जामिनर विल डू, दैट पर्सन विल डू दिस थिंग. द नंबर ऑफ व्हीकल इज, तो गलती कहां है? द नंबर के साथ इस लगता है, आपको ये याद है. गलती ये है, द नंबर ऑफ के बाद व्हीकल्स ही चाहिए, उसके बाद इस चाहिए, क्योंकि ये द नंबर के लिए यूज हो रहा है, व्हीकल्स के लिए नहीं. अ नंबर ऑफ हो, प्लूरल चाहिए, माना, उसके बाद प्लूरल वर्ब चाहिए, एक्सेप्टेड. नाउ जब द नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल सब्जेक्ट, बट वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर. क्यों सिंगुलर? बात यहां द नंबर की हो रही है, जो फिक्स्ड आइडेंटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. दोनों में से कोई एक चीज याद रख लो. अ लार्ज नंबर हो, अ नंबर ऑफ हो, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब. इसका ऑपोजिट द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, बट सब्जेक्ट तो दोनों में प्लूरल ही रहेगा. याद रखने वाली बात है. तो आई होप ऑल दीज रूल्स आर क्लियर टू यू ऑल. वी हैव डन 10 रूल्स टुडे. We'll do some more rules, but we will also do practice exercise to apply these rules so that you can know the approach to solve the paper. And I know you are my intelligent students and you will come back in flying colors after passing the NDA exam.
Till then, stay tuned. This is your Neetu ma'am saying bye to you.